उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। एक निर्देशक जिसने हिंदी सिनेमा को जोड़ा मध्य वर्ग के जीवन से। अब तो रहा नहीं जा, उन बिन अब तो रहा नहीं जा। वो लेकर आए ऐसा सिनेमा जिसमें छोटी छोटी खुशियां थीं, छोटे छोटे गम थे, एक ऐसी दुनिया थी जो जानी पहचानी लगती थी। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। अब वो मुखातिब होंगे विविध भारती के श्रोताओं से। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। तो जाने माने निर्देशक बासु चैटर्जी से सुनिए उनकी जिंदगी की कहानी। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना। सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। उजाले उनकी यादों के बासु चैटर्जी के साथ इनसे बात कर रही हैं निम्मी मिश्रा। दोस्तों नमस्कार। उजाले उनकी यादों के प्रोग्राम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। यादों के उजाले से रोशन रहती है जिंदगी, पर उन यादों को जो हम बेशकीमती, नायाब और अनुकरणीय कह सकते हैं, जिन्होंने रोशन किया है हर किसी की जिंदगी को। कभी उनकी फिल्में हमारे जीवन में उजास भर देती हैं, तो कहीं हल्का सा सटायर कॉमेडी के जरिए हमारी रगों में कुछ फुर्ती, कुछ ताजगी सी भर देता है। और पर कभी कभी कुछ सोचने को भी मजबूर कर देती हैं ये फिल्में। उनकी फिल्मों का अंदाज निराला है, क्योंकि आम आदमी की जिंदगी की हकीकत को खुशनुमा अंदाज में बयान जो करता है। कहने को तो बहुत बहुत कुछ कहा जा सकता है उनके बारे में, पर यहाँ कहने से ज़्यादा सुनना बेहतर है। क्योंकि आज से उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में हम यादें उन बेमिसाल फिल्मकार की लेंगे, उनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे, जिनकी एक एक फिल्म अनोखी है, विविधतापूर्ण है, कभी गुदगुदाती हुई जिंदगी की हकीकत को बयान कर जाती है, कभी हल्के फुल्के सटीक तरीके से मनोरंजन करना और उनकी पैनी निर्देशकीय दृष्टि से कभी लुभाता है, कभी भोले पर गहरे संवादों से सम्मोहित भी करता है। ऐसी सब बहुत सारे अनुभवों को जानने, उनसे लंबी बातचीत करने हम आए हैं निर्देशक बासु चैटर्जी के घर, और बहुत सारी उनसे बातें करेंगे और शुरू से आखिर तक, बचपन से लेकर उनकी एक एक फिल्मों, कलाकारों के बारे में बहुत सी बात करेंगे। तो बासु चैटर्जी साहब नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। बचपन से शुरू करें। आपकी तबीयत है, जहाँ से भी करेंगे। तो बचपन की कुछ बातें बताइए, आप किस तरह से परिवार में, आप कैसे बच्चे थे? हमारे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, तो कभी एक जगह नहीं इधर उधर घूमना पड़ता था। तो मैंने अपना होश संभाला मथुरा शहर से, जहाँ ही मेरी पढ़ाई हुई, और ये सब हिंदी में ही पढ़ते थे, तो बंगला स्कूल नहीं था वहाँ। यूपी में सिर्फ बनारस के अलावा शायद और कहीं भी नहीं होगा। तो ये तो बचपन से इस तरह से, बचपन जैसे सब बच्चे होते हैं, लेकिन शुरू से हमारे बड़े भाई साहब थे जो अभी नहीं हैं, गुजर गए,
वो सिनेमा जाते थे और मुझे भी ले जाते थे। तो मैं 6-7 साल का होऊंगा। तो सिनेमा से बचपन से, शायद हर बच्चे का होगा, आजकल भी होता होगा, सिनेमा से कुछ संपर्क हो जाता है। अच्छा सिनेमा देखना अच्छा लगता है। तो उनके साथ जाते जाते फिर मेरी आदत हुई। मैं जब थोड़ा होश संभाला, 9-10 साल का हुआ, तो मैंने एक डायरी लिखी। जो मैं मथुरा में हर 3 दिन बाद फिल्म बदलती थी। मैं हर फिल्म में देखता था, कोई बात विचार नहीं था। और तब बहुत पैसे वाले तो नहीं थे, लेकिन तब भी 4.5 पैसे जुगाड़ करना भी मुश्किल था, लेकिन हो जाता था। मतलब घर में कोई पाबंदी नहीं थी फिल्म देखने के लिए? नहीं, हम 4-5 भाई थे, माँ अकेली थी, तो सब भाई जो मन में करो, किसी पे इतना रोक टोक नहीं था। और हम रात में नहीं जाते थे, दिन में जाते थे, मैट्री शो वगैरह। रात में कभी भी नहीं गए। तो उस तरह से फिल्मों से शौक़ हुआ। और तब की फिल्में जो थी, तूफान मेल वगैरह, हंटर वाली, यही देखते थे, ये भी अच्छी लगती थी। फिर उन दिनों और थोड़े बड़े हुए, न्यू थिएटर्स की फिल्में आई, प्रभात की फिल्में आई, वो भी अच्छी लगने लगी। मास्टर विनायक महाराष्ट्रियन थे यहाँ के, मुंबई के, पूना से सब बनाते थे, पूना या कोल्हापुर से। तो इन सबों की फिल्में में रुचि ज़्यादा लगने लगी। और फिर और कुछ बड़े हुए तो मथुरा में थे। मथुरा में छोटी सी नौकरी करते थे। एक मौका आया मुंबई जाने का, तो हम मुंबई ट्रांसफ़र करा लिया। इसीलिए कि यह फिल्म जगत ये है, जिससे शौक़ है उससे जुड़े रहें तो अच्छा है। यहाँ आकर तब वही फिल्में देखते जो आम लोग सब देखते हैं। यहाँ आकर मेरा संपर्क हुआ फिल्म सोसाइटी मूवमेंट से। फिल्म सोसाइटी मूवमेंट ऐसी वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है जो फिल्मों को कला समझते हैं। फिल्म की अपनी एक भाषा होती है, जैसे नॉवेल लिखना है, पोइट्री लिखना है, उसी तरह फिल्म अपनी भाषा से कहानी कह सकता है। इस पे वो जोर देते थे। तो इस तरह से हमारी फिल्म को देखने का आम जो डायरेक्टर हैं उससे थोड़ा अलग होता, भिन्न होता गया, नज़रिया अलग हो गया। और उसी नज़रिए से हमने सारी फिल्में बनाई या उन्हीं को सराहा। हम तो फिल्म सोसाइटीज़ में देखते थे, जर्मन फिल्म देखते थे, इटालियन फिल्म देखते थे, फ्रेंच फिल्म देखते थे, जो आम जनता के लिए नहीं था। आम जनता सब हॉलीवुड की फिल्में मिलती थी, उनका दोष नहीं है, कुछ लोग थे। तो फिल्म सोसाइटी में जैसे आपने कहा कि नज़रिया बदल गया। और फिर पहली फिल्म हमने एक फिल्म देखी थी चेकोस्लोवेकियन, नाम था रोमांस फॉर द बुगुल। उसका हिंदीकरण करके हमने तब नया फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ने एक थोड़ी पॉलिसी बदली, थोड़ा कलात्मक फिल्मों को उत्साह देने के लिए पैसे देना शुरू किए। तो उसमें हमने वो फिल्म के लिए स्क्रिप्ट भेजी, समय वो पास नहीं हुई। कि आप जब बचपन से ही फिल्में देखते रहे हैं, तो उस समय जो कोई फिल्म देखी, बचपन की यादें तो अमिट होती हैं, वैसी की वैसी ताज़ा रहती हैं, हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। तो कोई गाना ऐसी फिल्म का याद आ रहा है कि जब आप बच्चे थे, फिल्म देख के आते थे तो गुनगुनाते रहते थे? जो भी गाना होता था गुनगुनाते रहते थे। गुनगुनाते थे? हाँ, वो अहम बात नहीं है, अहम बात गाने का नहीं है, अहम बात हम किस दृष्टि से फिल्म बना रहे हैं वो है। इसलिए दूसरी बात कही हमने। हाँ, तो आप बात कर रहे थे कि आपका नज़रिया अलग हो गया और आपने स्क्रिप्ट एक तो वो रिजेक्ट हो गई। तो उन्होंने कहा, तो B.K. करंजिया चेयरमैन थे, कि आप कोई दूसरी स्क्रिप्ट भेजिए। तो हमारे एक मित्र थे, बेचारे गुजर गए, अरुण कौल। हम दोनों तब एक फिल्म सोसाइटी शुरू की थी हमने, इसी अपनी फिल्म फोरम करके, और फिल्म टेक्नीशियनों के लिए। लेकिन बाद में वो आम हो गई हर एक के लिए। और कुछ दिनों में फिल्म सोसाइटी भारतवर्ष की सबसे बड़ी फिल्म सोसाइटी रही, 2500 मेंबर थे उसके। तो वहाँ से तब अरुण कौल ने हमको कहानी दी कि राजेंद्र यादव की एक कहानी है जी। उसने 21,000 एडवांस दे के वो कहानी ले रखी थी। तो हमने कहा हमको दे, हम पढ़ा। अच्छा, मैं मथुरा में बड़ा हुआ था। मथुरा से नज़दीक ही आगरा है, 30 मील पर। जो लेखक थे राजेंद्र यादव, वो आगरे के थे। कर जो उन्होंने दुनिया देखी, हमने भी वही ऐसी दुनिया देखी। निम्न मध्यवित्त परिवार में वो थे, हम भी उसी में थे, जुड़ाव महसूस हुआ। हाँ, तो वो कहानी हमने बनाई। उसका नाम था सारा आकाश, और नॉवेल का नाम भी सारा आकाश था। तो वो हमारी पहली फिल्म हुई। बाद में जो सैंक्शन हो गई फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसके लिए लोन दिया, और जो लोन था शायद 1.5 लाख या 2 लाख, तब बन जाती थी ब्लैक एंड वाइट। और वहाँ से हमारी
फिल्मी सफ़र शुरू हुआ। वो फिल्म राजश्री ने ली, राजश्री को फिल्म अच्छी लगी, उन्होंने ही हमको एक ऑफ़र दिया कि हमारे लिए फिल्म बनाई। तो उनके लिए हमने पिया का घर फिल्म बनाई, वो राजश्री के लिए बनाई, जो एक मराठी नॉवेल कहानी शॉर्ट स्टोरी पे आधारित थी, वपू काले करके जी। उनसे भी मिले, वो रहते थे दादर गिरगांव में, वो भी मध्यवित्त के थे। तो उन्हीं से वो फिर सिलसिला चालू हो गया, अब फिल्म बनाते रहे, अच्छी भी बनाई, थोड़ी बुरी भी बनाई, लेकिन बनाते रहे। अच्छी ज्यादा बनाई जिसे आज भी पसंद किया जाता है। अच्छा, इस बीच में हम एक गाना सुन लेते हैं। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है, ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है, वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये आँख कैसी है, हाय तीर जैसी है, ये आँख कैसी है, हाय तीर जैसी है, वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है, वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। पसंद हूँ, क्या तुम रजामंद हो, मैं तो रजामंद हूँ। बोलो चुप क्यों हो, मैं तुमसे क्या बोलूं, तकदीर कैसी है, मैं तुमसे क्या बोलूं, तकदीर कैसी है, वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है, वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। कैसा है, ताबीर कैसी है, ये ख्वाब कैसा है, ताबीर कैसी है, वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये आँख कैसी है, हाय तीर जैसी है, वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है।
हम आगे बढ़ गए, बचपन से आगे, तो कॉलेज के ज़माने और फिर जब आप कार्टूनिस्ट रहे, उन सब यादों को भी थोड़ा तो थोड़ा ऐसा ताज़ा है, करते जाएं। क्या हुआ, हम सिर्फ ऑर्डिनरी ग्रेजुएट हैं, 2nd डिवीज़न। उसके बाद पढ़ने का उत्साह रहते हुए भी पढ़ नहीं पाए, पारिवारिक बंदिश की वजह से। तो फिर हमें बचपन से शौक था कार्टून। तब मथुरा में हिंदुस्तान टाइम्स आता था जो दिल्ली से छपता था, वो शंकर करके कोई कार्टूनिस्ट जी हाँ। थे, आप शायद गुजर गए। उनके कार्टून काफ़ी लोकप्रिय थे, उससे हम प्रभावित हो गए। हम वो देखते रहते थे, खुद भी सोचते थे कि कार्टून बनाएंगे। तो बम्बई आके फिल्मों से पहले हमने कार्टून बनाए हैं। हमारा पहला कार्टून 15 अगस्त 1948, 1 साल की आज़ादी के बाद, वो ब्लिट्स में छपा था। वो ब्लिट्स से ही शुरू हुई। ब्लिट्स एक वीकली पेपर काफ़ी मशहूर हो गया था अपने टाइम में, वहाँ से कार्टून की शुरू हुआ। और कार्टून बनाते बनाते फिल्मों से तो शौक था ही, फिल्मों में भी इधर उधर हम फिल्में, जैसे कि फिल्म सोसाइटी चलाते थे, फिल्में देखते थे, समझने की कोशिश करते थे। तो उसी ज़माने की फिल्म है सारा आकाश, जो एक लड़के की कहानी है जो शादी नहीं करना चाहता था, किस तरह से शादी में जाना पड़ा, क्योंकि उसके शादी करने से जो पैसा मिलेगा उसकी उस बहन की शादी होगी, जो होता है हमारे समाज में, पर्टिकुलरली यूपी में, जो जहाँ पर मैं बड़ा हुआ वहाँ के। तो इस तरह से कार्टून भी चलता रहा और फिल्में भी चलती रही। फिर एक टाइम है जब कार्टून बनाना बंद कर दिया। कार्टून में बनाया प्राय 12-15 साल तक, 15-16 साल तक कार्टून। जो कार्टून में जो आपकी दृष्टि रहती थी, वो किस तरह का नजरिया था, मतलब किन विषयों को लेकर आपको कार्टून ज्यादा? मैं सिर्फ पॉलिटिकल कार्टून बनाता था, जो बाद में लक्ष्मण जैसे फेमस हुए बाद में। जी हाँ। उसी तरह के पॉलिटिक्स को लेकर, ब्लिट्स में बिजनेस टाइम पॉलिटिकल पेपर था, तो सामाजिक कम बनाए, 2-4 कभी बना दिए। नहीं, ये कार्टून में जैसे मोरारजी देसाई थे, तब नेहरू जी थे, इन सबों को लेकर बनाते रहते थे। और उसमें उसको थोड़ा लाइटर टच में बनाते थे। कार्टून इज ए कमेंट ऑन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स ऑफ द डे इन ए लाइट वे, ह्यूमरस वे। तो उस तरह से बनाते रहे, मतलब गहरी बात को हल्के अंदाज में प्रस्तुत करना, जिससे वो सीधे देखने वालों पर असर करे। वही, इस तरह से फिल्में शुरू हुई एक के बाद। अब आप पूछिए, क्या पूछेंगे? मैं ये जानना चाहती थी कि आप असिस्टेंट भी रहे, तो उस जमाने की कुछ? नहीं, क्या ऐसा है, हमारे टाइम में फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं था, तो सीखे कैसे? एक तो जितनी तब की किताबें थी सब मैंने पढ़ ली थी, पढ़ने का बहुत शौक। हाँ, नहीं, वो तो हमको तो फिल्म में शौक था ना। तो फिल्म से संबंधित जितनी किताबें थी, और क्योंकि मैं दूसरी तरह की फिल्मों से जुड़ा था, तो अच्छी अच्छी फिल्म जो मैगजीन जो वर्ल्ड फेमस है, जैसे साइट एंड साउंड, फिल्म एंड फिल्मिंग, कायर दु सिनेमा जो फ्रेंच पत्रिका, ये सब पढ़ लेते थे। तो दृष्टिकोण बदल गया उससे, कि विस्तार बढ़ता गया। हाँ, फिल्म एक कला है, उस पर जोर दिया जाता था इन लेखों में भी और उन फिल्मों में भी। तो उसी पे आधारित होकर जो मैंने बनाई। और फिर प्रोड्यूसर आ गए। प्रोड्यूसर तो जो आते हैं वो तो पैसा बनाने के चक्कर से आते हैं, तो दोनों का मिलाव करके कुछ कोशिश किया कि भाई तुम्हारी भी बात रहे, हमारी भी बात रहे। तो इस तरह जो नई धारा जो हुई, उसमें कुछ कभी कभी नुकसान भी हुआ जी। उसमें ये हुआ आई फॉल बिटवीन द टूल्स, 2 जगह हैं, कहीं भी जगह नहीं मिली, बीच में गिर गए। वो वाली बात भी हुई। हाँ, तो जब आप असिस्टेंट रहे तो उसके असिस्टेंट इसीलिए हुए कि हमको सीखना था फिल्म बनाने की कला क्या। तो 2 फिल्मों में असिस्टेंट रहे, एक वासु भट्टाचार्य के संग तीसरी कसम जी, और एक गोविंद स्वरूप सरस्वती चंद्र उसमें। इन दोनों फिल्मों में असिस्टेंट रहे। उसके बाद उन्होंने सोचा अभी असिस्टेंट होने की जरूरत नहीं, हमको जानना था, जान गए। तो तीसरी कसम में कुछ आपके अनुभव रहे हों? मैं जितने सीन होते थे, जो मैं तो पढ़ ही लेता था। मैं उस सीन की लिखाई में भी मैंने काफ़ी मदद की। नवेंदु घोष लेखक थे जी, नवेंदु घोष, मेरे भी 2-1 सीन थे उसमें। तो उनको मैं अपनी तरह से डायरेक्शन कैसे करूँगा ये एक खाका बना लेता था। कभी कभी लगता था कि जो डायरेक्टर ने किया वो अच्छा भी किया है मेरे सोचने से। कभी कभी ये भी लगा कि जो डायरेक्टर ने किया उससे मेरी थिंकिंग बेटर है। तो ये एक सीखने का अपने आप बना लिया मैंने। और सरस्वती चंद्र बनाते समय तो उनके जो प्रोड्यूसर थे गुजराती। पहले हम एक तीसरी कसम फिल्म का गाना अपने श्रोताओं को सुनवा दें, आपको जो सबसे अच्छा लगता हो। सारे फिल्म अच्छे लगते सजन रे झूठ मत बोलो, काफी फेमस है। जी हाँ, ये गाना सुनते हैं, सुनवा दीजिए।
सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। अच्छा, सरस्वती चंद्र की आप बात कर रहे थे कि आप उसमें भी असिस्टेंट रहे, तो उसमें आपके क्या अनुभव रहे और क्या कुछ आप जो सीखना चाहते थे, जानना चाहते थे? इसको किस तरह से फिल्माया जाए किसी सीन को, तो यही सीखना था। कैमरा कहाँ रखे, किस तरह से कैमरे से कभी क्लोजअप लेना पड़ता है, कभी लॉन्ग शॉट लेना पड़ता है। तो ये सब जो बारीकियाँ हैं, ये 2 फिल्म में असिस्टेंट रह के, जो शायद आजकल इंस्टीट्यूट में बताते होंगे, मुझे मालूम नहीं, मैं कभी गया नहीं। तो ये सब इसकी जानकारी हो जाती है। और सरस्वती चंद्र में बाद में उसके प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा यू आर कैपेबल ऑफ मेकिंग ए फिल्म, तो हमको एक फिल्म देना भी चाहते थे। अच्छा। लेकिन कुछ बात नहीं बनी, तो वहीं से कुछ जिज्ञासा और हुई, लोगों के मन में भी आया कि इस लड़के में कुछ है, इसको फिल्म बनाने की समझ आ गई है, तो शायद देना चाहिए। तो ये सोचा था, लेकिन हुआ नहीं। फिर एक के बाद एक फिल्म मिलती गई, और जैसे कि हुआ, सारा आकाश पहली फिल्म बनाई जी, उसको रिलीज किया राजश्री ने। उन्होंने ही दूसरी फिल्म हमको ऑफर की, जो पहली फिल्म बनाई पिया का घर, उसमें 10,000 रुपये मैंने रखा था डायरेक्शन का। 10,000? तो बाद में जब पहला रस देखा उन्होंने, जो शूटिंग, पहले तो उन्होंने स्टूडियो में जाने से नहीं, बाहर कुछ करो, क्योंकि वो देखना चाहते थे, पता नहीं कुछ क्या है, सब नए थे ना, हम नए थे, उनके लिए तो नया डायरेक्टर है, पता नहीं कैसा होगा। हमारी फिल्म देखी, वो अच्छी लगी, इसलिए दिया। तो उन्होंने वो देखने के बाद, पहले रसेस देखने के बाद, उन्हें 10 से लेके और 30,000 कर दिए।
अच्छा बगैर पूरी हुई। हाँ कि भाई आपका काम हमने देखा, अच्छा है, यू डिजर्व मोर। तो इस तरह से। अच्छा, हम लोग अभी बात कर रहे थे सरस्वती चंद्र की, तो उसमें कोई एक ऐसा सीन है जो आपने उसको अपनी तरीके से लिखा हो और उसको माना भी गया हो और उसको फिल्माया गया? नहीं, है छोटे छोटे सीन है। अच्छा। तो किया, इतना डिटेल याद नहीं है लेकिन किया था। अच्छा। और वो जो डायरेक्टर था उसने भी उसको एक्सेप्ट किया, तो मान लेते थे उसमें नूतन थी हीरोइन। जी हाँ। नूतन की एक बात हमें मालूम है जी। एक सीन था उसका, शायद पति गुजर गए थे, तो वो मंदिर में जाके, जैसा वो फिल्मों में दिखाते हैं, चूड़ियाँ वूड़ियाँ टूट गई, वो फिर रो रही थी, रोती गई, मतलब इतना अच्छी तरह रियलिस्टिकली रोई कि हम लोग जो देख रहे थे हमें भी आंखें भरे आई थी। और जैसे ही सीन खत्म हुई खिलखिला के हंस गई। तो ये प्रोफेशनलिज्म था उनका। हाँ। तो ये हमको ताज्जुब हुआ था। उसी तरह सारा आकाश में सीन थी, बहन का रोल किया, हीरोइन की बहन। तो शादी हो गई थी लेकिन जाना नहीं चाहती थी अपने पति के घर। तो एक समय उसको जाना पड़ा, माँ बाप ने समझाया था कि पति का घर है, वही तेरा भविष्य है, वहाँ जा। तो खूब रोती गई, रोते रोते गई, ठीक किया। लेकिन जैसे ही सीन खत्म हुआ उसका रोना नहीं रुका, वो रोती ही रही। मतलब जो कलाकार है, जो बड़े मंजे हुए, वो उनको कोई बड़ी बात नहीं, उनके लिए बड़ी बात नहीं है। पर जैसे कि नूतन का मैंने दृष्टांत। तो आपने नूतन की बात की, तो सरस्वती चंद्र फिल्म का कोई गाना जो आपको पसंद हो वो सुनवा दे अपने श्रोताओं को। भाई हमें तो सारे ही पसंद थे, आप सुना दीजिए कोई भी। चलिए सुनते हैं गाना। बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं
उजाले उनकी यादों के बासु चैटर्जी के साथ। इनसे बात कर रही हैं निम्मी मिश्रा। अच्छा, सारा आकाश फिल्म जब आपकी रिलीज हुई, पहली फिल्म थी, तो मन में कुछ आपको ऐसा भय था कि कैसी ये पसंद की जाएगी, और या फिर कॉन्फिडेंट? नहीं, कभी कॉन्फिडेंट हमेशा हर फिल्म में। हमने सोचा ही नहीं रिलीज जब होगा क्या, तब हम कुछ और करते थे। रिलीज करना अपना काम नहीं था जी, बनाना आपका काम, बनाना काम था। ये तो प्रोड्यूसर का होता है। अभी बाद में आजकल लगता है कि रिलीज भी सोच लेना चाहिए। तो अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी फिल्म की तरफ आते हैं। पिया का घर की आप बात कर रहे थे कि जिसमें आपकी फिल्म बनने से ही पहले आपका जो क्या कहना चाहिए, इम्तिहान हो गया। हाँ। तो उस पिया के घर फिल्म के बारे में कुछ बात करते हैं। उसकी किसी सीन को शूट करने में कोई खास मुश्किल आई? क्योंकि जया भादुड़ी और अनिल धवन, और कुछ आउटडोर्स भी हुए होंगे, और एक ये छोटे से मुंबई में जब शूटिंग हुई, और जया भादुड़ी भी तब नई थी और अनिल धवन तो बिल्कुल ही नए थे। तो इस कैसा कुछ वाकया कोई याद हो इस फिल्म को लेकर? नहीं, वाकया तो कुछ नहीं। जया काफी टैलेंटेड मुझे हुई। अच्छा, एक चीज और बताऊं इसी बीच, जब हमने पहली फिल्म शुरू की थी जी, सारा आकाश, तब जया भादुड़ी इंस्टीट्यूट जाता रहता था, जानना था। हाँ। सीख गया था तब तक, मेरे हिसाब से सीख गया था। तो मैंने कहा था कि मैं जया भादुड़ी, मैंने पहली फिल्म में सारे कलाकार और टेक्नीशियन इंस्टीट्यूट के लिए, सारे कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, एडिटर, सब मतलब ट्रेंड लोग। हाँ, नहीं, इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हुए, ट्रेंड हो गए। एक्टिंग में भी मैंने राकेश पांडे, वो भी इंस्टीट्यूट का पढ़ा हुआ, और जया भादुड़ी भी इंस्टीट्यूट से थी। तो उनके प्रिंसिपल ने तो अलाउ नहीं किया, नहीं इसने कोर्स खत्म नहीं किया, कैसे छोड़ दें। अरे बाबा, आप क्यों पढ़ा रहे हैं? अभिनय करने के लिए पढ़ा रहे हैं ना। तो बाद में फिर पिया के घर में उसको लिया, हमने काम किया, अच्छा ही किया काम। तो टैलेंटेड लड़की। पिया के घर फिल्म का एक गाना तो सुनवाई देते हैं, ये जीवन है इस जीवन का। हाँ, ये तो बेस्ट गाना, बेस्ट गाना। ये जीवन है इस जीवन का, यही है रंग रूप। ये जीवन है इस जीवन का, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ। यही है छाँव धूप। ये जीवन है। न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है इस जीवन का, यही है रंग रूप। ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से। सांसों की डोर बंधी है
बंधन है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। तो आप को जैसे अपनी पहली पहली फिल्म बहुत प्यारी होती है सभी डायरेक्टर को, तो आपको सारा आकाश तो प्यारी थी। पिया का घर को लेकर कुछ आपने जैसा सोचा था कि ये फिल्म लोग पसंद करेंगे? और बिल्कुल हम नहीं, कभी सोचते ही नहीं थे। नहीं सोचते ना, आज तक नहीं सोचा। हम बनाते थे हमें पसंद है कि नहीं। तो आपने जब देखी पूरी फिल्म बन के तो आपको पसंद आई जैसा आपने सोच के रखा था कि? नहीं, वो तो हो गई। पिया के घर एक छोटी सी मराठी कहानी है। बापू कालेकर के लेखक, अच्छे लेखक हैं, आजकल साथ गुजर गए, उनकी कहानी थी। टाइटल कुछ और था, पिया का घर नाम हमने दिया। तो वो कहानी इससे पहले इंस्टीट्यूट में भी बन चुकी थी एज ए एक्सरसाइज फिल्म। अच्छा। उसमें भी जया भादुड़ी थी। तो वो तो छोटी फिल्म होगी, आधे घंटे की। ये हमने 2 घंटे की पूरी बनाई। उसका स्क्रीन पे हमने लिखा, वो पसंद आया लोगों। राष्ट्रीय में एक बात है, सब ध्यान से स्क्रीन पे पढ़ते थे, क्योंकि स्क्रीन पे ब्लूप्रिंट, स्क्रीन पे अच्छा है तो फिल्म भी अच्छी, खराब नहीं हो सकती। पिया का घर फिल्म का कौन सा गाना आपको, आप कहेंगे कि सब अच्छे लगते हैं, पर हम अभी अपने श्रोताओं को अगर आप कहें तो 2 गाने भी सुनवा देंगे पिया का घर। जया बच्चन का गाना था, पिया का घर रानी हूँ। हाँ, वो भी बहुत अच्छा। तो ये गाना भी सुनवाएंगे हम। घर
फिल्में जो होती हैं, हम आपकी फिल्मों से जुड़ाव आम आदमी इसलिए महसूस करता है कि उसमें आम एक मिडिल क्लास जो परिवार होता है, उनकी समस्याओं को लेकर या उनसे जुड़ी जो बातें हैं उन पर आप ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इसके पीछे क्या जो आपकी नई सोच थी फिल्मों के लिए, नजरिया था, वही है। अच्छा, हम जो जानते हैं इंटीमेटली उसी को फिल्म, और तब कमर्शियल फिल्म जो तब भी आज भी लार्जर देन लाइफ होती थी जी। एक आदमी 10 आदमी के घूंसे मार के उड़ा रहा, वो शायद जनता को पसंद हो, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन हम उस स्कूल के फिल्म मेकर नहीं है। हमको ये नया जो, अगर हम फिल्म सोसाइटी के संबंध में नहीं आते तो हम भी वैसे ही फिल्म बना, वो फिल्म बनाना कोई आसान नहीं है, वो भी मुश्किल है, लेकिन हम शायद वैसे ही, हम भी शायद एक शक्ति सामंत होते या प्रमोद चक्रवर्ती होते, लेकिन हमारी शायद किस्मत अच्छी थी, इस तरह की ट्रेनिंग से हम कुछ दूसरी धारा की फिल्म है, इसलिए शायद आप हमको इंटरव्यू करने आई हैं। आपकी फिल्में तो बहुत बहुत पसंद की जाती है, और यही थी, तभी से हम जो समाज को जानते हैं, जिससे जुड़े हैं, उसी पे अपना नजरिया दिखाएं तो वही बेहतर होगा। बाकी कुछ ऐसे बहुत रईस आदमी को दिखा रहे हैं जिसने हमने कभी देखा नहीं, देखा होगा कभी उनके जिंदगी में घुसे नहीं, हाँ, उनके तौर तरीकों को नहीं, तो वो हम कभी नहीं बना। और मिडिल क्लास तो सबसे बड़ा क्लास रहता है हर समाज में, चाहे वो हिंदुस्तान का हो चाहे बाहर का हो, तो उस पर भी फना तो खराब क्या है। हाँ, उनकी जिंदगी की जो सच्चाई है उन्हें अपनी सी लगने लगती हैं फिल्में। फिर कि जो आपकी फिल्म है पिया का घर, उसके बाद कौन सी फिल्म के बारे में आप, मुझे ऐसा लगता है उस पार जो फिल्म थी वो भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। आपने देखी थी? देखी थी मैंने, उसके गाने बहुत अच्छे थे और मौसमी चटर्जी का अभिनय। अच्छा, उस पार वही फिल्म थी जी जो हमने पहले अप्लाई किया था ना, अच्छा, रोमांस फॉर द बगल, जो रिजेक्ट हो गई थी, वो उस बार वो बाद तो में फिर वो कैसे हमने खुद प्रोड्यूस किया हमने। अच्छा, आप उसके प्रोड्यूसर भी थे। तो उसके जुड़ी हुई कुछ बातें कि जैसे आप उसके प्रोड्यूसर भी थे और आप ही की वो फिल्म थी, तो आपने ये कलाकारों के चयन में भी अपनी ही दृष्टि रखी होगी। नहीं, हमारा ये था कि हम बम्बई में, महाराष्ट्र से आर्टिस्ट को क्यों नहीं लेते लोग, हमने वहाँ राजा परांजपे को लिया था और उसने बहुत अच्छा काम भी किया। और अभी उनका समारोह में मैं पूना गया था, मुझे बुलाया था कि ओनली हिंदी प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो यूज्ड हिम, तो हमें तो अच्छे लगते थे और बहुत समझदार थे। वो भी अच्छी है, हल्की फिल्म भी बनाते थे। उनकी 2-4 फिल्में हमने देखी, बहुत अच्छी लगी थी। लाखाची गोश्त, हमने एक फिल्म बताई लाखों की बात, उसी टाइटल वहाँ से लिया था, वो बात फिर कुछ और थी। अच्छा, वहीं से उठाया था आपने टाइटल लिया, लाखों की बात। हाँ। अच्छा, तो हम उस पार की बात कर रहे थे, मौसमी चटर्जी के साथ आपने, मुझे लगता है बासु चटर्जी साहब, आपने जो आजकल बहुत मशहूर कलाकार हैं जिसमें से बहुत से सुपरस्टार हैं, सबके साथ आपने फिल्म नहीं हुआ ये हमारी 1, 2, 3 फिल्म, पिया का घर को छोड़ के रजनीगंधा, चितचोर और छोटी सी बात, ये फिल्म काफी सफल रही। तो जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट थे वो मेरे पास आए, दादा हमारे लिए भी कुछ फिल्म करिए। तो उसमें एक फिल्म में जो धर्मेंद्र को लिया, वो खुद ही प्रोड्यूसर था जी। उसने अपने साले को बना दिया। इसी तरह राजेश खन्ना में मुझे बुलाया, उसके लिए एक फिल्म बनाई, तो उसने अपने सेक्रेटरी को प्रोड्यूसर बनाया। तो इस तरह उन्होंने हमको बुलाया, हम उनके पास नहीं गए। हमारे लिए अमोल पालेकर ही ठीक था। मतलब आपने ऐसे नए नए कलाकारों को जो मिडिल क्लास बिल्कुल रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे कलाकार थे आपके अमोल पालेकर। क्या वो तो जैसे हम देखते हैं जी, तो वैसे ही उन कलाकार भी वैसे ही लेंगे। हम तो ऐसे को तो लेंगे नहीं कि जो शक्ल से ही लगते हैं बहुत रईस के बेटे हों। अगर कोई रईस की कहानी वो अलग है। एक और बात बताता हूँ, और उससे भी कही है। हमने जब पिया का घर के लिए राजश्री के मालिक तब राजकुमार बड़जात्या वही देखते थे, ताराचंद बड़जात्या 3 बेटे थे, ये प्रोडक्शन देखते थे। तो एक प्ले हो रहा था थिएटर, तो हम उसको ले गए कि ये इसमें ये जो लड़का है अमोल पालेकर, आप देखिए इसको हम लेना चाहते हैं। मराठी थिएटर करते नहीं, हिंदी। सत्यदेव दुबे हिंदी में करते थे और अमोल पालेकर ने हिंदी प्ले ज़्यादा किए, मराठी में शायद किए होंगे, मुझे नहीं मालूम। मैं हिंदी वाले देखता था। तो उन्होंने कहा, बासु जी आप क्या कर रहे हैं, सच ए कॉमन लुकिंग मैन, आप इसको हीरो लेंगे, कोई नहीं देखेगा। फिर उन्होंने काफ़ी दिखाया ये है वो है, तो हम नहीं लिया। फिर बाद में जब चितचोर बनाई तो उन्होंने कहा उसको भी लीजिए, क्योंकि तब वो सफल हो चुका था। तो वो सफलता को देखते हैं, आदमी की इंट्रिंसिक वैल्यू को उतना नहीं समझते। ये भी एक दृष्टिकोण है, मैं उसको बुराई नहीं कर रहा, लेकिन फैक्ट्स ऑफ लाइफ आपको बता। क्योंकि इस बिजनेस में बहुत सारे लोग रिस्क भी नहीं लेना चाहते, जो एस्टेब्लिश कलाकार हैं
उनको लेकर फिल्में बनाते हैं। तो हम उस पार की बात कर रहे थे, उससे जुड़ी कोई यादगार बात हो जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना उस चाहें? बार में वही राजा परांजपे का जो डेथ सीन था उसमें वो हिल गए थे खुद ही। उनकी भी उम्र तो कोई 65 की होगी। तो फिर वो पूना चले जाते थे, हमको चिट्ठी लिखते थे। और उनका आखिरी वक्त में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, दादा हमको कुछ पैसे भेज दीजिए। मैं 5000 भेज दिए थे। तो वो कलाकार था, इसीलिए उसको मैंने हमारे साथ काम किया करके नहीं, बहुत गुणी कलाकार थे। और वो हमारे संपर्क में आए इसी फिल्म में, पिया के घर में। इसके बाद एक और फिल्म में भी हमने उनको लिया, किसी फिल्म में पता नहीं, याद नहीं आ रहा। उस पार में आपने उन्हें उस पार में ही लिया था। उस पार में लिया, फिर पिया के घर में लिया। तो उस पार फिल्म का मौसमी चटर्जी के साथ क्या अनुभव रहा, कोई खास? उसमें एक था, मौसमी एक तमाशे वाली लड़की है, तो काठियावाड़ी ड्रेस होती है, पीछे से डोरी बंधी है, डोरी। तो वो उस पर एतराज कर रही थी, फिर उसने किया, दादा आपके लिए क्यों कर रही हूँ। तो ये है, लेकिन उसने कर लिया, ये अच्छा भी किया। वही गाना प्यारा है डोला मेरा, हाँ, तो गाना सुनते। इतना नजदीक नहीं, थोड़ा पीछे। मेरी तस्वीर क्यों खींचता है? तो क्या हुआ, मैंने तो बहुत सी तस्वीरें खींची हैं। थोड़ा पीछे। नहीं जाती हूँ पीछे। कहा ना मैंने खिंचवाती तस्वीर। अरे बड़ा वो है, कहा मत खींच। फिर भी चुपचाप खड़ी भी तो नहीं होती, तस्वीर कैसे खींचूं? चलो बच्चे चलो, झूले में बैठो। हमारे झूले में क्यों नहीं बैठता, सिर्फ 4 आने। अच्छा बैठूंगा। कहा ना बैठूंगा। फिर बैठता क्यों नहीं, सिर्फ 4 आने। अभी तो बहुत टाइम है, पहले तेरी तस्वीर खींच लूं। हाँ, सीधी खड़ी हो ना। नहीं होती, मालूम है, तस्वीर खिंचवाने से उसमें हमारी रूह चली जाती है। अच्छा, किसने कहा? मैं जो कह रही हूँ। हाँ सच, एक बार किसी ने भैरव की तस्वीर खींच ली थी तो 10 दिन पड़ा रहा बिस्तरे पर। अच्छा। हाँ, वो तो ओझा ने झाड़ू मार मार के रूह को बुला लिया, नहीं तो मर जाता। हट, मरेगा क्यों? है कौन भैरव? वो देख। अरे रूह कुछ नहीं आती तस्वीर में, और ना ही तो बीमार पड़ेगी। जब तस्वीर तैयार हो जाएगी ना तो तुझे दे भी दूंगा एक। मुझे तस्वीर देगा? सच? सच नहीं तो क्या, लड़के कभी झूठ बोलते हैं? उधर देख।
उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में जाने माने निर्देशक बासु चैटर्जी बांट रहे हैं अपनी यादों के उजाले। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और तेजश्री शेट्टी। इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से पेश किया कल्पना शेट्टी ने। जो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं छल। न जाने क्यों वो अनजान पल सजे बिना मेरे नैनों में, टूटे रे हाय सपनों के महल। न जाने अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों। वही है डगर, वही है सफर, है नहीं साथ मेरे मगर अब मेरा हम सफर इधर उधर ढूंढे नजर। वही है डगर, कहाँ गई शामें मत भरी, वो मेरे वो दिन गए किधर। न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों। उजाले उनकी यादों के।